Students, a very good morning to all of you. I hope you are doing well in your life. Myself, Dr. हर्षवर्धन श्रीमाली. आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ वो यूनिट फर्स्ट बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए यूनिट फर्स्ट के अंदर बात करते हैं नेशनल इनकम, इट्स कॉम्पोजिशन एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की. मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे, कमेंट्स आए थे कि सर इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाइए, तो मैं इस वीडियो को आपके लिए लेके आया हूँ. आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. भारत माता की जय. सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल इनकम होता क्या है, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम. अगर क्वेश्चन आ जाता है नेशनल इनकम के ऊपर कहीं से भी, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएंगे, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम रेफर्स टू द टोटल मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड. एक साल के अंदर पूरे देश के द्वारा जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो पैसे के अंदर जो उसकी वैल्यू है, वो क्या कही जाएगी, नेशनल इनकम कही जाएगी, राष्ट्रीय आय कही जाएगी. यूजुअली काउंटिंग कितने की होती है, 1 ईयर की होती है. इट रिप्रेजेंट्स द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री. ये किसको बताता है, उस देश की आर्थिक परफॉर्मेंस के बारे में बताता है. एंड सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इट्स ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ. अगर नेशनल इनकम अच्छी है तो हम मान के चलते हैं कि वो देश क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है ना. उसके बाद इसी चीज को अगर हम हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय आय का अर्थ और परिभाषा. राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, राष्ट्रीय आय किसी देश के एक विशिष्ट अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाती है. यह देश के आर्थिक प्रदर्शन को मापने का एक महत्वपूर्ण संकेत है. अब हम देखते हैं विद्वानों ने नेशनल इनकम के बारे में क्या कहा है. अक्सर मैं आपको बताता हूं, एकम सत्यम विप्रा ज्ञानम बहुता वदंती. सत्य एक रहता है, पर जो विद्वान होते हैं वो अपने ज्ञान से उसकी व्याख्या क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं. तो हम देखते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम की जो डेफिनेशन है स्कॉलर्स ने क्या क्या दी है. तो सबसे पहले एल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं कि द लेबर एंड कैपिटल ऑफ अ कंट्री एक्टिंग अपॉन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज प्रोड्यूस एनुअली अ सर्टेन नेट एग्रीगेट ऑफ कमोडिटीज, मटेरियल्स एंड इमटेरियल्स including services of all kinds. This is the national income. ये किसने कहा, एल्फ्रेड मार्शल ने कहा. देखिए अगर आप किसी की डेफिनेशन लिखते हैं, जो उसने कहा वो कोट कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि उसमें आप बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं कर सकते. जहां उसने इज लगाया है वहां आपको भी इज लगाना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो ग्रामेटिकली सही है गलत है, दैट डजेंट मैटर, है ना. उसने जो बोला है अगर आप उस चीज को कोट कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको क्या करना है, एज इट इज चीज को लिखना है. ठीक है. इसी को अगर हम हिंदी में देखें तो एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा, किसी देश में श्रम और पूंजी प्राकृतिक संसाधनों पर काम करते हुए वार्षिक रूप से एक निश्चित शुद्ध वस्तुओं का समूह उत्पन्न करती है जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं शामिल होती है, यही राष्ट्रीय आय है. उसी जगह पीगू नाम के जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि नेशनल इनकम इज द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कमोडिटी इंक्लूडिंग इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, विच कैन बी मेजर्ड इन मनी. ठीक है. तो पीगू क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय समुदाय की वस्तुनिष्ठ आय का वह हिस्सा है जिसमें विदेशों से आय शामिल है, जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है. फिर हम देखते हैं जो आपके सिलेबस में पूछा गया है, कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम. कंपोनेंट्स क्या है, नेशनल इनकम के घटक कौन कौन से हैं. तो अगर इसे हम इंग्लिश में देखें तो पहला घटक है वेजेस एंड सैलरी, है ना. देश ने वेजेस और सैलरी कितनी दी है, द इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट और लेबर, है ना. जब
वेजेस किसको कहा जाता है? जो हर दिन दी जाती है। सैलरी क्या होती है? हर महीने की होती है ना। तो वेजेस जो मजदूरी है, तो मजदूरी कितनी कमाई प्रत्येक व्यक्ति ने और उसने तनख्वाह कितनी कमाई, इसको क्या कहा जाता है? नेशनल इनकम का ये भी एक घटक है। द इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट और लेबर इंक्लूडिंग बोनसेस एंड अलाउंसेस। ध्यान रखने वाली बात है, बोनस और अलाउंसेस भी हैं, उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। सेकंड चीज, रेंट। सेकंड कंपोनेंट क्या है? रेंट, किराया। अर्निंग फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। मान लीजिए मेरे पास कोई एक बिल्डिंग है, उसको मैंने किराए पे चढ़ा रखा है, तो एक साल में उससे मुझे कितनी रेंटल इनकम हुई, वो भी किसका पार्ट बनेगा? नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। तो सेकंड कंपोनेंट क्या हो गया? रेंट। तीसरी चीज इंटरेस्ट है ना। मान लीजिए मैंने किसी को लोन दे रखा है, या फिर मान लीजिए मैंने किसी को उधार पे पैसे दे रखे हैं, उससे मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, या मान लीजिए मैंने कोई एफडी करा रखी है, कोई कहीं पे फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, उससे जो इंटरेस्ट के ऊपर जो अर्निंग हुई है एक साल में, वो भी किस में इंक्लूड होती है? नेशनल इनकम में। तो थर्ड कंपोनेंट क्या है? इंटरेस्ट। इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल और एंटिटीज फ्रॉम लीडिंग देयर मनी और कैपिटल, फ्रॉम लैंडिंग देयर मनी और कैपिटल। तीसरी चीज इंटरेस्ट, ठीक है। चौथा कंपोनेंट क्या है? प्रॉफिट। आपने कोई बिजनेस किया और उसमें आपको लाभ मिला, तो वो भी किसका पार्ट हो जाएगा? नेशनल इनकम का पार्ट हो जाएगा। अर्निंग फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग डिविडेंड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिफ्थ कंपोनेंट क्या है? मिक्स्ड इनकम। इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अदर फॉर्म्स ऑफ अनक्लासिफाइड इकोनॉमिक एक्टिविटी। मान लीजिए आपने कोई एम्प्लॉयमेंट, कहीं नौकरी कर रहे हैं, वहां से पैसा कमाया, तो वो तो इसके अंदर है ही है एज ए इनकम। पर कोई दूसरे आपने कुछ छोटे मोटे कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कहीं पे आप छोटा सा कोई दूसरा बिजनेस भी करते हैं एम्प्लॉयमेंट के अलावा, तो ये सारे जो इनकम है वो भी किसके अंदर काउंट होगी? नेशनल इनकम के अंदर काउंट होगी। कौन से हेड में? मिक्स्ड इनकम के अंदर। सिक्स्थ कंपोनेंट है नेट फॉरेन फैक्टर इनकम, है ना। फॉरेन से जो पैसा हमको मिल रहा है वो भी किस में काउंट होगा? नेशनल इनकम में। इनकम अर्न फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स माइनस पेमेंट मेड्स टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? जितनी भी इनकम हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, फॉरेन के अंदर इन्वेस्ट करके जो प्राप्त हुई है देश को, वो उसमें से माइनस करेंगे किस चीज को? जो फॉरेनर्स ने हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रखा था और हमने उनको पे किया, उसको माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा उसे क्या कहा जाता है? नेट फॉरेन फैक्टर इनकम कहा जाता है। वो भी इसके अंदर कैलकुलेट की जाती है। तो टोटल 6 कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसी को हिंदी के अंदर हम देखें तो राष्ट्रीय आय के घटक, पहला है वेतन और मजदूरी, दूसरा है किराया, तीसरा ब्याज, चौथा लाभ, पांचवा मिश्रित आय और छठा विदेशी कारक से शुद्ध आय, ठीक है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप यहाँ से आराम से देख के, वैसे मैं हिंदी में समझाता भी जा रहा हूँ साथ में, आप यहाँ से आराम से देख के इसके नोट्स बना सकते हैं। अब जो टॉपिक आता है आपके जो यूनिट्स जो सिलेबस के अंदर है वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर या फिर व्यावसायिक संरचना कैसी है उसको हम देखेंगे, है ना। तो नेशनल इनकम को 3 पार्ट्स के अंदर देखा जाता है। 3 पार्ट्स का इसका क्या है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर। तो अपन देखते हैं, द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वर्कफोर्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं? ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ऑल ओवर नेशन के अंदर हमने हमारी वर्कफोर्स को किस पार्ट में डिवाइड कर रखा है और कहाँ से हमें कितनी इनकम मिलती है, वो क्या हो गया? इसका एक स्ट्रक्चर हो गया। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है? प्राइमरी सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर, कृषि के करने से हमको क्या क्या वहाँ से पैसा मिलता है। इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग, ठीक है। इसको अगर आप विस्तार देना चाहें इस आंसर को, अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नंबर का आ जाता है और आप इसको विस्तार देना चाहते हैं तो आप इसमें बता सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर्स आर दोज सेक्टर, ये वो सेक्टर होते हैं जिसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम पे फोकस किया जाता है। यहाँ से जो एग्रीकल्चर इनकम है वो सब डिवाइडेड होती है फार्मिंग से। कृषि से एक साल में कितनी इनकम हुई,
फॉरेस्ट के उत्पाद जैसे कि बेम्बू से या फिर आप मान लीजिए हनी से, इन सारी चीज़ों से आपको कितनी इनकम हुई, फिशिंग से, मछली पालन से कितनी इनकम हुई और माइनिंग करने से कितनी इनकम हुई, ये सब किसका पार्ट है? एग्रीकल्चर का। सेकंड सेक्टर कौन सा है? ऑक्यूपेशनल सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रीज, है ना। इसके अंदर क्या कवर्ड होता है? मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, रॉ मटेरियल से आप फिनिश गुड्स बना रहे हैं, वो किस में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। और कंस्ट्रक्शन की कोई भी एक्टिविटी है उसे इसमें जोड़ा जाता है। थर्ड क्या है? टर्जरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर, कंप्राइजेस सर्विसेज लाइक बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड ट्रेड। तो राष्ट्रीय आय की व्यावसायिक संरचना कैसी है? व्यावसायिक संरचना का तात्पर्य है कि किसी देश की कार्यशील जनसंख्या का विभाजन विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार है। तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र जो कि कृषि, जिसमें कृषि, वानिकी, मछली पालन और खनन से संबंधित गतिविधियां शामिल होती है। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र कौन सा? उद्योग, जिसमें विनिर्माण और निर्माण गतिविधियां शामिल है। तीसरा क्या है? तृतीय क्षेत्र जो कि सेवा जैसे कि बैंकिंग, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और व्यापार जैसी सेवाएं इसके अंदर शामिल की गई है। अब हम लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की क्या इंपॉर्टेंस है? तो पहली है इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, है ना। इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता पड़ेगा हमारा देश अगर अच्छा कर रहा है तो हम उसे और अच्छा करने के लिए प्लान्स बनाएंगे। अगर हमारा देश थोड़ा कम है नेशनल इनकम के अंदर तो हम कुछ ऐसे प्लान्स बनाएंगे जिससे उसे बूस्ट किया जा सके। तो सबसे पहला क्या है? जो गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग करती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्प्स गवर्नमेंट डिजाइन इफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर कंप्राइजिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, है ना। एक देश की दूसरे देश के साथ अगर तुलना करनी है तो कैसे करोगे? अमेरिका और इंडिया की करनी है तो हम पता लगाएंगे कि अमेरिका की नेशनल इनकम कितनी है, भारत की नेशनल इनकम कितनी है। उससे हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। जिस देश की नेशनल इनकम ज़्यादा, मतलब वो क्या है? ज़्यादा डेवलप है, ठीक है। तो कोई कंपैरिजन करना है तो इसमें मदद मिलती है नेशनल इनकम से। अनेबल्स कंपैरिजन बिटवीन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। थर्ड चीज क्या है? मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मेजरमेंट करना। हम मानते हैं कि जिस देश की नेशनल इनकम ज़्यादा उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी। वहाँ के लोगों की अगर वहाँ उस देश की राष्ट्रीय आय अगर ज़्यादा है मतलब कि वहाँ के लोगों को खर्चा करने के लिए पैसा भी उनके पास ज़्यादा होगा, तो वो अच्छी चीज़ों को क्या करेंगे? खरीदना पसंद करेंगे, लग्जरी गुड्स की तरफ मूव करेंगे। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मेजरमेंट भी हम कर सकते हैं किससे? नेशनल इनकम से। प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर मेजरिंग चेंजेस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओवर टाइम। थर्ड चीज अपन देखते हैं अंडरस्टैंडिंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? लोअर क्लास में कितना पैसा जा रहा है, मिडिल क्लास में कितना पैसा जा रहा है, हायर अपर क्लास में कितना पैसा जा रहा है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए भी किसको समझना जरूरी है? नेशनल इनकम को। तो इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्प असेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग डिफरेंट सोशल क्लासेस, ठीक है। तो इसी को अगर हम हिंदी में देखें तो इसकी चार महत्व कौन कौन से हैं? आर्थिक योजना बनाना, दूसरा आर्थिक प्रदर्शन की तुलना, तीसरा जीवन स्तर का मापन और चौथा आय वितरण की समझ, ठीक है। अब इसको हम कंक्लूड करेंगे। लास्ट में जब भी हम एग्जाम में कोई भी आंसर लिखेंगे तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पहले आप इंट्रोडक्शन लिखें, उसके बाद मेन कंटेंट लिखें और लास्ट में आप उसको कंक्लूड करें। तो अपन देखते हैं कंक्लूजन कैसा होगा। नेशनल इनकम सर्व एज अ क्रूशल इंडिकेटर फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक हेल्थ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। रिफ्लेक्टिंग द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। Understanding its components and occupational structure provides insights into how wealth is generated and distributed across different sector, ठीक है। तो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करने से, नेशनल इनकम के कंपैरिजन करने से हमें यह पता चलता है कि देश के अंदर वेल्थ की जनरेशन कैसी हो रही है और उसे कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है।
दिस इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर पॉलिसी मेकर्स टू डिवाइस स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है किनके लिए, जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिसी मेकर्स है उनके लिए, ताकि वो क्या कर सके, उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बना सके ताकि हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकें। इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड एड्रेसिंग इनकम इनइक्वालिटी। Regular assessment of national income helps in monitoring economic progress and making necessary adjustments in policy to achieve overall development। ठीक है, इसे अगर हम हिंदी के अंदर इसका निष्कर्ष निकालना चाहें तो क्या निष्कर्ष है, राष्ट्रीय आय किसी देश की आर्थिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है जो एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाती है। इसके घटकों और व्यावसायिक संरचना को समझने से यह पता चलता है कि कैसे विभिन्न क्षेत्रों में संपत्ति का सृजन और वितरण होता है। यह जानकारी नीति निर्माताओं के लिए टिकाऊ आर्थिक विकास की रणनीतियां बनाने, जीवन स्तर को सुधारने और आय असमानता को दूर करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय आय का नियमित आकलन आर्थिक प्रगति की निगरानी करने और समग्र विकास को प्राप्त करने के लिए नीतियों में आवश्यक समायोजन करने में मदद करता है। तो ये जो हमने बात करी वो पूरी बात हमने कर ली कि अगर नेशनल इनकम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप यहाँ से उस क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। भारत माता की जय।